नमस्कार, राम राम। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में एक ग्राम सभा है सौंदाला करके। उस ग्राम सभा ने अपने आप को जाति मुक्त घोषित कर दिया है। वहाँ के पंचायत ने ये जो है सरपंच ने ये फैसला लिया, ये निर्णय लिया कि भाई जो हमारा पूर्व का अनुभव है, जाति के कारण लोग यहाँ पर भेदभाव करते हैं और तमाम तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं वैमनस्य की। इसलिए हम अपने गांव को जाति मुक्त घोषित कर रहे हैं, यानी जितने भी सार्वजनिक और कार्यक्रम होंगे उसमें से कोई अपनी जाति वाति का उल्लेख नहीं करेगा। इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है सोशल मीडिया पर, यहाँ वहाँ ट्विटर पर और सभी जगहों पर बड़ा यशोगान हो रहा है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि भारतीय समाज में इस तरह की जागरूकता आ रही है। लेकिन एक पहलू दूसरा पक्ष जो है उसको सामने लेकर के आ रहा है। वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जो आसपास के हैं, कह रहे हैं कि ठीक है, वो तो कह घोषित तो कर दिया कि भाई हम जाति मुक्त समाज हैं, लेकिन जाति का जो है प्रयोग तो वो कर रहे हैं, चाहे आरक्षण के लिए कर रहे हो या अन्य किसी भी सुविधा के लिए कर रहे हो, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के जा रहे हैं। तो ये एक तरह से जो है पाखंड है, ये दिखावा है और कुछ नहीं। अब इस जटिल विषय को समझना जो है बहुत आवश्यक है कि भारत में जाति के साथ क्या हुआ और किस तरह से उसे जो है विद्रूप कर दिया गया, उस व्यवस्था को। जाति तो खैर यहाँ थी नहीं। उस तरह से कास्ट वर्ड जो है वो पोर्चुगीज है, वो पुर्तगाल से आई हुई शब्दावली है, तो वो जो है यहाँ प्रयोग में आने लगी। उससे पहले वर्ण था। लेकिन इसकी जो महत्ता है उसे हमें समझना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि उड़ीसा के पंडित रघुनाथ मुर्मू, अब आप इस नाम पर ध्यान दीजिएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू से स्पष्ट है कि वे आदिवासी हैं, मूल निवासी आप कह सकते हैं, जनजाति जिसे आप कहते हैं। लेकिन उनके नाम के आगे पीछे पंडित जुड़ा हुआ है। पंडित क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि 100 वर्ष पहले उन्होंने संथाली भाषा को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए ओलचिकी लिपि जो है वो बनाई, लिपि का विकास किया 100 वर्ष पहले। संथाली संस्कृति और विरासत और गौरव को मनाने के लिए इसी पर प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उड़ीसा के मुख्यमंत्री सभी इकट्ठे हुए थे कि ये 100 वर्ष का गौरवशाली इतिहास है, जिसमें कि पंडित रघुनाथ मुर्मू नाम के एक व्यक्ति ने ये लिपि जो है बनाई और संथाली भाषा को संरक्षित सुरक्षित कर लिया इस लिपि से। अब आप सोचिए कि वहां भी एक पंडित है जो इस कार्य को कर रहा है। तब लोग जब ये कहते हैं कि पंडित मतलब खाली शुक्ला, त्रिपाठी, मिश्रा और शर्मा और अय्यर होते हैं या झा होते हैं, आप उपाध्याय होते हैं, तब उस पर विचार करना चाहिए। आप उस समाज में जाएंगे, आप देखेंगे तो वहां भी आपको पता चलेगा कि 3-4 स्तर है जातियों की, जहां पर कि वर्गीकरण किया हुआ है कि भाई ये इस काम को करेगा, कोई लोहार का काम करेगा, कोई वैद्य का काम करेगा, जो उनकी परंपरा रही है, और कोई जो है पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा है। तो उसकी जो स्थिति है, जो उसकी अवस्था है उस समाज में, वह पंडितों की ही है, क्योंकि पंडित जो है पारंपरिक रूप से ये माने जाते हैं कि पठन पाठन से जुड़े हुए लोग रहे हैं। तो भारतीय समाज में स्थिति ये थी कि जो युद्ध लड़ने जाता था उसे योद्धा कहा जाता था। इसके बहुत प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में जिस रावण को लेकर के कुछ एक समुदाय में बड़ा गौरव का अनुभव होने लगता है हर वर्ष, उनको ये पता होना चाहिए कि रावण जो है वाल्मीकि रामायण में स्वयं को क्षत्रिय कहता है। वो कहता है इंद्रजीत से कि क्षत्रिय जो होते हैं युद्ध में जाने से कभी घबराते नहीं हैं। ये रावण की उक्ति है। श्लोक भूल रहा हूं, याद आएगा तो मैं उद्धृत कर दूंगा। तो ये एक भारतीय जीवन धारा का एक ऐसा सत्य है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। जो काम भारतीय समाज में किसी वर्ण विशेष के लिए चिन्हित था, वह काम वे सदियों से करते आ रहे थे। जिन्हें शूद्र कह करके हम छोटा समझते हैं, या छोटा समझाने की बात जो है हमारे मन में बिठा दी गई या डाल दी गई कि इसे ऐसा करो, वो कभी किसी अर्थ में छोटे नहीं थे। उनकी महत्ता बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जीवन धारा में देखी जा सकती है, क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते थे। शिल्प से, कला से संबद्ध जितने कार्य होते थे, वे सब कार्य उनके जिम्मे था और वे सदियों से करते आ रहे थे। इसलिए उनकी बड़ी जो है धड़कती हुई उपस्थिति थी समाज में, जिसे कोई भी
दरकिनार नहीं कर सकता था। एक समय में जब यहाँ अंग्रेज आए थे शुरू शुरू में, तब उन्होंने इस बात को अनुभव किया, जैसे महाराष्ट्र की घटना बता रहा हूँ, कि उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में गायें जो होती हैं वे अवध्य होती हैं, उनको कोई मारता नहीं है। तब सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने टैनरीज बनाने के लिए, जो उनके पारंपरिक उद्योग था उसको वो करने नष्ट करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां लगाई और धीरे धीरे जो है पशुओं को खरीदना शुरू कर दिया। उसके बाद से समस्या बिगड़ने लगी और फिर जो है स्थिति खराब होती चली गई। इस पर बहुत गंभीर स्टडी है। उसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पारंपरिक कार्य जो भारतीय समाज में होते थे। एक गांव का जीवन जो कि बड़ा साधारण सा जीवन होता है, उस जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पर्व त्योहार अनुष्ठान होते थे जहां पर कि हर जाति के मनुष्य की उपस्थिति होती थी कि कोई ना कोई कर्म उनसे करवाया जाता था कि ये यह कार्य करेगा, वो वह कार्य करेगा। एक रीति नीति जो चली आ रही थी उसमें सबकी उपस्थिति थी, सबकी महत्ता थी। उसी चीज को बहुत ही कॉर्डियली हम कैरी करते रहे लंबे समय तक, लेकिन एक समय के बाद जब इस देश में आक्रमणकारी आए और उन्होंने जो है गुलाम बनाना शुरू किया, गंदे कार्य करवाने लगे, तो समाज में जो है छुआछूत फैल गया। और छुआछूत जब फैला तब वह दिनों दिन विकृत होता चला गया, हिंदू समाज में जो है जड़ बनाता चला गया। और उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि अब हम आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे। लेकिन पहले का जो ग्राम्य जीवन था, आज से 500-700 वर्ष पहले, बल्कि उसके बाद भी जब मुगलों का पतन हो जाता है, उसके बाद की जो ग्रामीण अवस्था थी उसमें भी हम इस चीज को देखते हैं। आज से 150 वर्ष पहले तक भी देखते थे कि ये बड़ी जो है इस तरह की व्यवस्था थी जिसमें हर जाति के लोगों का साहचर्य था। लेकिन मैं इस सत्य से कभी मना नहीं करूंगा कि भेदभाव नहीं होता था। भेदभाव तो होता ही था। बहुत सारे लोग थे जो ये करते थे, बहुत सारे लोग अत्याचार भी करते थे। इस सत्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मूल भावना यही थी कि हर जाति के लोगों की अपनी उपस्थिति थी, उनकी जो पहचान थी, उनका जो अवदान था उसे स्वीकार किया जाता था। इसलिए उस सत्य को अनिवार्य रूप से समझने की आवश्यकता है और मन में इस बात को बिठा लेने की आवश्यकता है कि किसी का भी कार्य छोटा नहीं होता है। अगर कोई छोटा व्यक्ति पठन पाठन में बहुत आगे है, बहुत अच्छा है, बहुत कुशाग्र है, बहुत अध्ययनशील है, विद्वान है, तो वह पंडित होने का अधिकारी है। जैसे कि इस उदाहरण से मैंने आपके सामने इसे रखा कि पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम से वे संबोधित होते हैं आदिवासी समाज में। स्वयं प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति और वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसी नाम से उन्हें संबोधित किया है और इसी नाम से वे उन्हें याद करते हैं। इसलिए इस सत्य को हमें समझना चाहिए कि हर व्यवस्था में हायरार्की होती है, ऊपर नीचे सबके काम विभाजित होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि यूरोप में जो आजकल हम उदाहरण देते हैं अंग्रेजों का कि वहाँ कास्ट सिस्टम नहीं था, वहाँ भी कास्ट सिस्टम था, वहाँ भी ऊपर नीचे सबके काम विभक्त थे, वहाँ भी एक मार्शल कौम होती थी जो लड़ने में चिन्हित थी। तो ये बात हमें समझना चाहिए। जैसे हम जब लड़ाई योद्धा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन आते हैं? हमारे दिमाग में सबसे पहले राजपूत आते हैं और जाट आते हैं, तमाम ऐसे लोग आते हैं जो आज भी सेना में सबसे अधिक संख्या में भर्ती होते हैं, क्योंकि ये पारंपरिक रूप से है, उनके रक्त में है, उनके डीएनए में ये चला गया है कि वे देशभक्ति का जो कार्य होता है, देश के लिए, देश की रक्षा करने का जो दायित्व होता है वो अपने कंधे पर लेते हैं। और आज भी जो है ये हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें समझने की आवश्यकता है इसको, न कि एक दूसरे के प्रति बैर भाव पनपाने की या वैमनस्य को फैलाने की आवश्यकता है। सबको अपना जातीय अभिमान हो सकता है, उसके साथ भी वे समरसता के साथ जी सकते हैं और भारत को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मैं उस व्यवस्था को बनाए रखने का पक्षधर नहीं हूं, ना उसे बिगाड़ देने का पक्षधर हूं। मैं केवल जो भारतीय व्यवस्था रही है उसको आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं कि आप उसे समझ सकें, क्योंकि आज भी हम ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं जो कि मैंने आपके सामने अभी रखी। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा।